जी। दिनेश वोरा जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पाकिस्तान एज अ 35th स्टेट ऑफ चाइना काम कर रहा है और इस जियोपॉलिटिकल वॉर में कहीं ना कहीं भारत की एक कमी नजर आई कि भारत ने चाइना की स्ट्रेंथ तो नहीं आता कि पाकिस्तान के पीछे वो खड़ा है, चाहे उसके रडार फ्रेमवर्क हो, चाहे वो अवैक सिस्टम हो, चाहे उनको उन्होंने जो वेपन्स प्रोवाइड किए हों उसकी बात हो। आपने देखा किस तरीके से J-10C और JF-17 उनके जो प्लेन्स थे चाइना के, जो उन्होंने पाकिस्तान को दिए हैं और अभी के नहीं दिए हैं। 2014-15 से उनके उस पर ट्रेनिंग चल रही है और 2018 में कतर और कुवैत और ओमान जैसे कंट्रीज के लिए भी पाकिस्तान के पायलट्स उनको ट्रेनिंग दे के आए। राफेल के विमानों से भी वो और मिराज 2000 और मिग-29 से भी वो ट्रेनिंग ले चुके हैं, उनको पूरी चीजें पता थी। मुझे कहीं ना कहीं लगता है जो डोजियर बनाने की बात अब निकल के आ रही है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को डोजियर देना है। एफएटीएफ की यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मीटिंग जो है वो जून 2025 में है। तो उससे पहले ये डोजियर तैयार करना और एफएटीएफ में शिकायत करना, क्योंकि आपको पता है कि R-38 के तहत पाकिस्तान को जब भी डोजियर दिए गए हैं उन्होंने उचित कार्रवाई उन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस पे नहीं की है। चाहे वो JEM हो, चाहे वो मसूद असद हो, चाहे वो हाफिज सईद हो, कहीं ना कहीं उनकी लोकल कोर्ट्स उनको छोड़ देती है और पॉलिटिकल विलिंगनेस भी नहीं है क्योंकि मिलिट्री और आर्मी का उनको बैकअप। और ये बात तो शुरू से हम कहते आए हैं कि पाकिस्तान का जो आतंकवाद है या जो टेरर सेल्स हैं वो पाकिस्तान मिलिट्री द्वारा प्रायोजित है। पहले वो अमेरिका द्वारा वित्त पोषित हो रहे थे और अब क्योंकि अमेरिका ने उनका साथ देना छोड़ दिया, अमेरिका की $36 ट्रिलियन की जो डेट है उसको अब इंक्रीज करके वो 42 ट्रिलियन पे लेके जा रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है सरकार चलाने के लिए, सोशल सिक्योरिटी के लिए। तो उन्होंने चाइना को इजीली चुन लिया और चाइना तो अपने वर्ल्ड एक्सपेंशन में ऑलरेडी इन देशों के साथ अपने ताल्लुकात बढ़ा रहा था। बांग्लादेश को देख लीजिए, पाकिस्तान को देख लीजिए, मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान चाइना जाते हैं और वहां से 1 ट्रिलियन का जो है वो बिजनेस लेके आते हैं जिसमें वो हॉस्पिटल्स बनाएंगे, एयरपैड बनाएंगे, नेवल एक्सरसाइजेस करेंगे। कहीं ना कहीं तालिबान को भी इस बात का अंदाजा है क्योंकि जब तालिबान की सरकार अफगानिस्तान में आई तो सबसे पहले चाइना ने जाके उनसे उनके एग्रीकल्चरल गुड्स को खरीद के, उनके रेयर अर्थ मिनरल्स के कॉन्ट्रैक्ट किए, उनको पैसा दिया सरकार चलाने के लिए। तो तालिबान भी कहीं ना कहीं चाइना से बाहर नहीं है। तो एक तरीके से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को वित्त पोषित करके जिस तरीके से उन्होंने अफ्रीका में और साउथ अमेरिका में जिस तरीके से कॉलोनाइजेशन करने की कोशिश की, वहां पे रेल रोड नेटवर्क बनाया। आपको पता है अफ्रीका में 6000 किलोमीटर की रेल लाइन डाली गई। उसके बाद अर्जेंटीना का IMF का कर्जा माफ करवाया गया। तो चाइना शुरू से ही पॉलिसी अपनी बनाता है, उसको पता था अमेरिका किसी न किसी दिन उनको रोक देगा उनके प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए, तो उनको अल्टरनेट मार्केट चाहिए और इन अल्टरनेट मार्केट्स की तैयारी वो पिछले 10-15 सालों से कर रहा था। हम लोग शुरू से कहते आए हैं और मैं तो खासकर अपने प्रोग्रामों में कहता आया हूं कि ब्रिक्स को लेकर भारत ने जो पहल की थी, रशिया से हमें क्रूड मिलता है, ब्रिक्स को लेकर हमें ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट का हिस्सा बन जाना चाहिए था चाइना के साथ। हम चाइना से इंपोर्ट तो कर रहे थे पर हम चाइना के साथ कहीं अलाइन नहीं हो पाए और उस अलाइनमेंट ना होने के चक्कर में आज चाइना ने हमें लाल आंख दिखाने शुरू कर दी। आपको याद होगा 2019-20 में जब लॉकडाउन आया था और उस समय BRI पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर के चलते POK से जब गवादर पोर्ट की सड़क निकाली गई तो अरुणाचल, देपसांग, पेंगोंग और लेह लद्दाख में हमारा 2500 से 3000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन जो है वो अतिक्रमण कर ली गई। 2 अरुणाचल में काउंटीज बन गई, 90 गांव के नाम बदल दिए गए। चाइना ने हमें बहुत ऑप्शंस दिए, बहुत सिग्नल्स दिए कि ये जो स्कर्मिशेस हैं ये तो पहल है, अगर आप नहीं सुधरेंगे और अमेरिका और इसराइल को वित्त पोषित करेंगे। एक तरफ तो चाइना और इंडिया एक तरफ खड़े थे जब पैलेस्टाइन की 1960 में बात आई थी कि फिलिस्तीन राज्य बनना चाहिए। हमारी शुरू से फॉरेन पॉलिसी पैलेस्टाइन और फिलिस्तीन के हक में रही है। चाइना तो वहीं का वहीं खड़ा है। हमने अपनी पॉलिसी 2014 में बदल दी, वो इस चक्कर में कि हमने ये सोचा कि इसराइल और अमेरिका के साथ अनुबंध करके हमें बहुत सारा बिजनेस जो है अमेरिका और इसराइल से मिल जाएगा। इसराइल ने क्या किया, अपनी जितनी भी मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग थी, डिफेंस ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट थे, वो हमारी इंडियन कंपनीज को देकर अदानी को ड्रोन्स बनाने को, भारत फोर्ज, कल्याण फोर्ज, जितनी भी डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट आए हैं उनका सबसे पहला क्लॉज ऑफसेट ये है कि 30 से 40% उसका जो वेपन बनेगा वो आप इसराइल को सप्लाई करेंगे जो पैलेस्टाइन में यूज होगा। तो एक ना एक तरीके से अरब वर्ल्ड को भी ये समझ में आ गया कि इसराइल जो है
वो अमेरिका द्वारा एक युद्ध का मैदान बना दिया गया है और उनका काम ही यही है कि आप यमन को खत्म करिए, सीरिया को खत्म करिए, हमास को रिट्रैक्ट करने पे मजबूर करिए। और यहां तक कि जब डोनाल्ड ट्रंप गए हैं अपने कतर, सऊदी अरेबिया और यूएई की विजिट पर, तो वो वहां से $3.5 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट लेकर आए और उनको वादा करके आए हैं कि मैं नेतन्याहू को अब पैलेस्टाइन पे बॉम्ब नहीं फेंकने दूंगा। मेरा रिवियरा या बेन गुरियन का जो पोर्ट बनना था, बस उस मेरी कार्रवाई वहां तक थी। सुएज कनाल को मुझे टक्कर देनी थी, टर्की और इजिप्ट को मुझे चैलेंज करना था, वो मैंने कर दिया। और आपको याद होगा ईरान के साथ चाबार पोर्ट का जो हमने काम शुरू किया था, 2000 से शुरू किया, 2014-15 आते आते हमने 187 करोड़ रुपए की क्रेनें भी खरीद ली। और उसके बाद हमने रशिया चाइना पॉलिसी में ईरान को भी गवा दिया। और जो हमारा कॉरिडोर वहां अजरबैजान रशिया के साथ बनना था, जो सुएज कनाल ऑल्टरनेट रूट था मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से कनेक्ट करने के लिए, हमने कहीं ना कहीं उस प्रोजेक्ट को शेल्फ कर दिया और अब बेन गुरियन जो है पोर्ट बनने जा रहा है। तो इजराइल ने हमारा इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से आज हम लोग जो है वो चाइना के साथ ना दोस्ती निभा पा रहे हैं और ना दुश्मनी करने की कैपेसिटी में। और पाकिस्तान को पूरा पूरा संरक्षण अब चाइना का प्राप्त है। और बहुत सारी खबरें जो आपने इंटरनेशनल मीडिया में पढ़ी होंगी कि जो हमारी एस्केलेशन हुई है उसमें उनके रडार सिस्टम, उनकी एयर डिफेंस, पूरी तरीके से उनके जो भी कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट्स हैं, 470 सैटेलाइट है, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया है पाकिस्तान की एयरफोर्स को। नहीं तो जिस तरीके का उन्होंने जवाब दिया, उसके बाद हमें ही थर्ड पार्टी मेडिएशन की जरूरत पड़ी। और इसका जो डच टीवी को इंटरव्यू दिया है ईएम जयशंकर ने, उन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया इस बात को कि हमने थर्ड पार्टी मेडिएशन ली, उसके बाद ही सीज फायर हुआ, क्योंकि हमने डीजीएमओ को डायरेक्ट फोन नहीं किया, थर्ड पार्टी ने फोन किया। तो सवाल ये खड़ा हो जाता है कि वो थर्ड पार्टी कौन है और आपने शिमला बायलैटरल एग्रीमेंट को क्यों वायलेट किया, पाकिस्तान को क्यों मौका दिया कि वो कश्मीर को एक इंटरनेशनल इशू बनाने पे आमादा हो जाए। आपने एक ओपनिंग दी और पाकिस्तान ने उसको सीज कर लिया, मेरा ये कहना है।